हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम 6th क्लास की पॉलिटी का चैप्टर 3 जिसका नाम है सरकार क्या है उसको डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि हम इस चैप्टर में सरकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने सरकार शब्द का जो जिक्र है वो कई बार सुना होगा। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और हमारे जीवन में इसकी क्या भूमिका है, सरकार क्या करती है, निर्णय कैसे लेती हैं और अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार और राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है। तो चलिए पढ़कर पता लगाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज के चैप्टर में बताया गया है। तो देखिए यहाँ कुछ न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हैं, जैसे सरकार ने कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए और कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। तो इस तरीके की हेडलाइंस आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होंगी। तो यहाँ लिखा है कि ऊपर दी हुई अखबार की सुर्खियों को देखिए, इनमें सरकार के जिन कामों की बात की जा रही है उनकी सूची बनाइए। यानी कि सरकार क्या क्या काम कर रही है वो इन हेडलाइंस के थ्रू हमें यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। अब यहाँ से हमारा चैप्टर जो होता है स्टार्ट, कि हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने और काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। यानी कि कोई भी देश हो, चाहे हमारा देश भारत हो, पड़ोसी देश हो जैसे पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका या फिर अमेरिका जैसा बड़ा देश हो, तो कोई भी देश हो उसे अपने यहाँ पर काम करने के लिए और अलग अलग तरह के निर्णय लेने के, यानी कि डिसीजंस लेने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? सरकार की। अब ये जो डिसीजन लिए जाते हैं, कि जो निर्णय लिए जाते हैं वो कौन से निर्णय होते हैं? तो कई विषयों से संबंधित होते हैं, जैसे सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं। अब आपने देखा होगा स्कूल बन रहा है अगर किसी जगह पे, तो आप ये देखते हैं कि निर्णय लिया किसने है, तो ये निर्णय सरकार लेती है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाएं या बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए, ये सारी चीज़ें कौन करता है? सरकार करती है। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई भी करती है, जैसे सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक और रेल सेवाएं चलाने की, जो पोस्ट ऑफिस होते हैं, जो हमारी रेलवे है, ये सारी चीज़ें कौन चलाता है? सरकार चलाती है। सारी सरकारी चीज़ें होती हैं। अब सरकार का काम क्या है? इसके अलावा और भी काम है, जैसे देश की सीमाओं की सुरक्षा करना। यानी कि आपने देखा होगा पाकिस्तान का बॉर्डर ले लें, चाइना का बॉर्डर ले लें, इन सारे यहाँ पर जो सुरक्षा का काम होता है वो काम भी सरकार करती है। और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। और उनकी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना भी है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप आ गया, तो वहाँ पर जो लोग प्रभावित होते हैं उनकी सहायता करना भी किसका काम है? सरकार का ही काम है। इसके अलावा अगर कहीं विवाद भी होता है, यानी कि कभी किन्हीं दो पक्षों में लड़ाई हो गई या कोई क्राइम हो गया, कोई अपराध हो गया, तो लोग कहाँ जाते हैं? न्यायालय, यानी कि कोर्ट जाते हैं। तो ये जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या आपके लोकल कोर्ट हो, ये भी क्या है? सरकार का ही अंग है। तो अब आपको ये जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। तो इन्हीं चीज़ों के जवाब हम जानेंगे आज के चैप्टर में। तो देखिए, जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। आप अपने घर में भी देखते होंगे कि आपके घर में जो भी बड़े लोग हैं, दादाजी हैं, पापा हैं, आपकी मम्मी हैं, दादी हैं, जो भी हैं, वो एक व्यवस्था बना के रखते हैं। क्योंकि अगर व्यवस्था नहीं होगी तो सारी चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी, कोई भी चीज़ सही समय पर नहीं होगी। सारी मतलब कह सकते हैं एक तरीके से जो पूरा सिस्टम होता है वो चलाने का काम जैसे आपके घर में आपके बड़े लोग करते हैं, उसी तरह देश के लिए व्यवस्था की देश की जो व्यवस्था होती है उसको चलाने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। तो देखिए, जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है, जिससे
जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। यानी कि कोई भी डिसीज़न लेना है किसी चीज़ को लेकर तो वो डिसीज़न तभी लिए जा सकते हैं जब एक व्यवस्था होगी। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है, यानी कि कुछ नियम भी चाहिए होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं और वो जो रूल्स जो सब पर लागू किए जा सकें। जैसे संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है, जिससे लोग सुरक्षित महसूस कर सके। यानी कि अगर देश की जो सीमाएं हैं, हमारे देश की जो दूसरे देशों के साथ साझा हो रही हैं, अगर वहाँ पर सुरक्षा नहीं होगी तो देश के भीतर रहने वाले जो लोग हैं वो सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। लोगों के लिए सरकार जो है वो कई तरह के काम करती है, नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। यानी कि जब नियम बनाए जाते हैं तो किसके लिए बनाए जाते हैं? लोगों के लिए बनाए जाते हैं और उन पर लागू करने का जो काम है वो भी सरकार के द्वारा ही किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर सरकार के अंग हैं कुछ, जैसे कि आपका सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है। इसके अलावा भारत पेट्रोलियम भी सरकार का ही अंग है। भारतीय जो रेल है यानी कि इंडियन रेलवे, वो भी हमारी सरकार का ही एक अंग है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सरकार के स्तर। तो देखिए सरकार के स्तर क्या है, तो हमें ये तो पता है कि जो हमारी सरकार है वो अलग अलग चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार है। तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि इतना बड़ा देश है, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो सरकार ये सारे इंतज़ाम कैसे करती है? तो जो हम सरकार होती है वो अलग अलग स्तरों पर काम करती है। पहला हो गया स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। तो राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि पूरी भारत की सरकार, राज्य स्तर पर यानी कि जिस भी आप राज्य में रहते हैं, चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, और स्थानीय स्तर पर यानी कि आपका जो भी शहर है, गांव है, वो आपका स्थानीय स्तर की सरकार हो गई। अब देखिए आगे हम बताया भी गया है कि स्थानीय स्तर का मतलब स्थानीय स्तर का क्या मतलब है कि आपके गांव, शहर या मोहल्ले की सरकार। राज्य स्तर का मतलब है जो राज्य को पूरे को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करेगी। और राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध किससे है? पूरे देश से है। अब यही हम आगे चलकर क्या पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार जो होती है वो कैसे काम करती है। और आगे की क्लासेस में यानी कि 7th 8th की जो बुक्स होंगी उसमें हम पढ़ेंगे कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के काम किस तरीके के होते हैं। अब ये है भारत का राजनीतिक मानचित्र। इसमें भारत के सारे राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो आपको पूरा जो मैप है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, किस दिशा में कौन सा राज्य है, किसके साथ कौन से राज्य की सीमा मिलती है। जैसे अगर बात करें तो राजस्थान की, तो राजस्थान से देखिए ऊपर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सारी सीमाएं लगती हैं। तो मतलब आपको पूरा मैप अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर बनते हैं। अब देखिए भारत का प्रशासनिक प्रभाव का चित्र है, मानचित्र है। जैसे कि यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है कि आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद यानी कि 2 जून 2014 को क्या हुआ? आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन हुआ और तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। यानी कि पहले भारत में 28 राज्य थे, उसके बाद 2014 में आंध्र प्रदेश को 2 हिस्सों में बांट दिया गया और तेलंगाना एक नया राज्य बना, तो भारत में 29 राज्य हो गए। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ? जम्मू कश्मीर जो था पूरा एक राज्य था, उसे 2 भागों में बांटा गया। 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये चीज़ें भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सरकार और कानून। तो देखिए जो सरकार है वो कानून बनाती है और देश में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं सभी को वो कानून मान्य होते हैं। और केवल यही तरीका है जिससे क्या होता है, सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही ये भी ताकत है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। जैसे कि एक कानून है हमारे यहाँ कि जो कोई भी गाड़ी चला रहा है उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, और अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाएगा तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। तो सरकार क्या कार्रवाई कर सकती है? तो सरकार इस तरीके की कार्रवाई करती है, जैसे जुर्माने की या जेल की। उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वो भी कुछ कदम उठा सकते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को लगे
कि उसके धर्म या उसकी जाति के कारण उसे किसी नौकरी में नहीं लिया गया, तो वो न्यायालय जा सकता है और वो दावा कर सकता है कि कानून का जो पालन है वो नहीं हो रहा है। तब क्या होगा, न्यायालय यानी कि कोर्ट ये आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। तो सिर्फ सरकार ही नहीं, लोगों के पास भी कुछ शक्तियाँ होती हैं। अब हमारा पॉइंट है कि सरकार के प्रकार। तो सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी कि उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। जैसे अगर हम बात करें लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में क्या होता है, लोग ही सरकार को शक्ति देते हैं। ठीक है, यानी कि सरकार को शक्ति कौन दे रहा है। तो दो तरह की सरकार होती है, एक लोकतंत्र और एक राजतंत्र। तो लोकतंत्र में तो लोगों का ही एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से शासन होता है। वहाँ लोग ही सरकार को शक्ति देते हैं और वो किस प्रकार ऐसा करते हैं, तो चुनाव के माध्यम से, यानी कि वोट कर कर, और वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। और एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग जो हैं सरकार बनाते हैं, यानी कि जिनको वोट दिया जाता है वही लोग सरकार बनाते हैं। और लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों, यानी कि जो भी वो डिसीज़न ले रहे हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं, उनका आधार बताना होता है और सफाई भी देनी होती है, क्योंकि उन्हें लोगों ने ही चुना है, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ता है। अब एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, तो देखिए, राज शब्द से आप समझ सकते हैं कि इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। और जो राजा होता है उसके पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है, जिनसे वो क्या करता है, विभिन्न मुद्दों पर, यानी कि अलग अलग टॉपिक्स पर क्या करता है, चर्चा करता है, यानी कि डिस्कशन करता है। और अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वो राजा के पास ही रहती है। और राजतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र के समान राजा या जो भी रानी है उसको अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है, यानी कि किसी को भी उसे कुछ भी बताने या सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह लोकतंत्र में होता है उस तरह राजतंत्र में नहीं होता है। लोकतंत्र में लोगों की ही सरकार है एक तरीके से, तो लोगों को तो सफाई आपको देनी पड़ेगी, लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लोकतांत्रिक सरकार। तो देखिए, जो भारत देश है हमारा वो एक लोकतंत्र है, यानी कि यहाँ पर लोगों का शासन चलता है। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहाँ लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। और लोकतंत्र की मुख्य बात क्या है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, तो इसलिए एक अर्थ में लोगों का ही ये शासन होता है। लोकतंत्र का जो मूलभूत विचार क्या है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। और आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। और प्रतिनिधि लोकतंत्र में जो लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। और ये जो प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि जो नेता होते हैं, वो सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। और देखिए, आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। लेकिन देखिए, हमेशा से ऐसा नहीं था। तो कैसा था कि एक ऐसा समय था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। और शुरुआती दौर में क्या था, जो सरकारें थी वो केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास संपत्ति थी, यानी कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार उस समय नहीं था। और ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे, यानी कि महिलाओं को तो बिल्कुल भी नहीं था। और सिर्फ पुरुषों में भी सिर्फ उनको था जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास पैसा था। अब भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया और उन्होंने भी ये मांग उठाई। और 1931 में, यानी कि 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था
कि ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो ये सारी बातें किसने कही थी? गांधी जी ने कही थी। और 1931 में एक पत्रिका थी यंग इंडिया, इसमें उन्होंने ये बात कही थी। अब एक इम्पॉर्टेंट पैरा है ये आपका, यहाँ से देखिए प्रश्न बनते हैं। तो पहले हम इसे पढ़ेंगे, उसके बाद बात करते हैं। तो संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से यानी कि अपनी इच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। तो देखिए यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट शुरू होता है कि महिलाओं द्वारा यहाँ से लेकर उसके बाद ये जो पूरा है ये पूरा इम्पोर्टेंट है कि महिला मताधिकार आंदोलन, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब क्या होता है? वोट देने का अधिकार। तो युद्ध के दौरान बहुत से जो पुरुष थे वो लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे, क्योंकि जो पुरुष थे वो तो युद्ध करने चले गए, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय। तो महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया, और लोगों को ये देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी। यानी कि पहले लोग मानते थे कि कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती हैं, लेकिन जब महिलाओं ने वो काम किए तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि महिलाएं किस तरीके से काम कर रही हैं, और लोगों को बहुत ही ज़्यादा मतलब अपनी सोच पर पछतावा हुआ कि महिलाएं इस तरह के काम नहीं कर सकती हैं, ये हमारी सोच गलत थी। तो इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की, उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया, और उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गईं और भूख हड़ताल पर बैठी। अब ये वाली जो लाइन है ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनता है आपके एग्ज़ाम में सीटेट के में कि अमेरिका में औरतों को वोट देने का जो अधिकार है वो 1920 में और इंग्लैंड में 1928 में मिला। तो यहाँ से पॉइंट निकल के आता है कि अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार किस सन में मिला या इंग्लैंड में कब मिला है। तो ये दोनों सन और देश आपको याद रखने हैं। अब यहाँ से ये थोड़े पॉइंट हैं, ये बच्चों के लिए है, उसके बाद आपके अभ्यास प्रश्न आ जाते हैं, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है सरकार वाला। तो सरकार क्या है यहाँ से हमें समझ में आ जाता है। तो चैप्टर भी कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।